इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा 1 दिसंबर से लेकर 3 दिसंबर तक पशु परिचर भर्ती परीक्षा का आयोजन 6 चरणों में किया गया था। तो इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा कि इन्हें 6 चरणों में आपकी टोटल लास्ट अटेंडेंस कितनी रही है, जिससे कि पर सीट कंपटीशन अब कितना हो गया है डीवी के लिए और फाइनल रिजल्ट के लिए, और हर कैटेगरी में कितने पद है उसके बारे में चर्चा करूंगा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो उसका वीडियो मैं कल आपके इसी समय लेके आऊँगा, क्योंकि जब तक आप हमें सही नहीं बताओगे आपके 150 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, आपको क्या करना होगा, आपको बस कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि 150 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कौन सी कैटेगरी से, जिससे कि आपके सभी के एनालिसिस के आधार पर कल आपको इसी समय मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में भी बता सकता हूं। कौन सी शिफ्ट इजी रही है, नॉर्मलाइजेशन कैसा होगा, वो सभी की जानकारी इस वीडियो में देखने को मिलेगी। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर पशु परिचर भर्ती परीक्षा से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं आपके बात करूंगा अटेंडेंस के बारे में, जैसे कि पर सीट कॉम्पिटिशन अब कितना बचा है डीवी के लिए और फाइनल रिजल्ट के लिए। उसके बाद आपके कैटेगरी वाइज पदों के बारे में बताऊंगा, और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप के कंप्लीट देखें। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है, टोटल 6 शिफ्टों में आयोजित हुआ पशु परिचर भर्ती परीक्षा 1 दिसंबर से लेकर 3 दिसंबर तक आयोजित किया गया है। ऑल शिफ्ट की बात करें, सभी शिफ्ट की बात करें, यानी कि पशु परिचर भर्ती परीक्षा के लिए टोटल जो आवेदन प्राप्त हुए बोर्ड को, वो प्राप्त हुए हैं 17,63,897। 17,63,897 इतना कंपटीशन था जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए गए थे। लेकिन जब अब एग्जाम कंप्लीट हुआ तो इसमें से लगभग 7,11,331 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं। तो ये तो ऑलरेडी आपके इस कंपटीशन से बाहर हो चुके हैं। तो अब कंपटीशन में बचे कितने स्टूडेंट हैं? बचे स्टूडेंट 10,52,566 स्टूडेंट के बीच में अभी कंपटीशन है। तो डीवी के लिए पर सीट कंपटीशन कितना है और लास्ट फाइनल रिजल्ट के लिए भी पर सीट कंपटीशन कितना है उसके बारे में चर्चा करूंगा। उससे पहले कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आपकी कौन सी शिफ्ट में पेपर था, कौन सी कैटेगरी है, और 150 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, जिससे कि कल आपके इसी समय में आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो लेके आ सकता हूं, और कौन सी शिफ्ट टफ थी, कौन सी सिंपल थी, उसके बारे में भी चर्चा कर सकता हूं। तो आप देख सकते हैं टोटल इस भर्ती परीक्षा के लिए आपको जो कॉम्पिटिशन रहा है वो 10,52,566 स्टूडेंट में रहा है। तो 10,52,566 स्टूडेंट में देखा जाए तो आपको सभी को मालूम है पशु परिचर भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ था। ये टोटल 5,934 पदों के लिए हुआ था। 5,934 में देखा जाए तो नॉन टीएसपी के इसमें पद है 5,281 और टीएसपी के है आपके 653 पद है। अब पर सीट कंपटीशन की बात करें तो डीवी में आप सभी को मालूम है 2 गुना को शामिल करते हैं। अब विभाग पर डिपेंड, मैं 2 गुना के हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी विभाग पर डिपेंड करता है, क्योंकि अभी आपने हाल ही में देखा होगा महिला प्रवेशक हुआ है, महिला आंगनवाड़ी हुई है, इनमें विभाग 1.5 गुना को बुला रहा है, जबकि दूसरी भर्ती परीक्षा जैसे कि संगणक हुआ है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हुआ है, सूचना सहायक में भी 1.5 गुना को बुलाया, जूनियर अकाउंटेंट हुआ उनमें 2 गुना को। तो वो विभाग पर डिपेंड करता है कि विभाग 2 गुना को बुलाएगा या 1.5 गुना को। फिलहाल मैं 2 गुना के हिसाब से आपको बता रहा हूँ पर सीट कॉम्पिटिशन कितना होगा। तो 5,934 का 2 गुना देखा जाए तो 11,868, यानी कि डीवी के लिए 11,868 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। कितने में से? 10,52,566 में से 11,868 कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो पर सीट देखा जाए तो लगभग एक सीट के लिए 89 स्टूडेंट में फाइट है। अब एक सीट के लिए कितने, यानी कि हर 89वां स्टूडेंट होगा वो डीवी के लिए सेलेक्ट होगा। एक सीट के लिए 89 स्टूडेंट में फाइट है। और जो फाइनल रिजल्ट की बात करें तो फाइनल रिजल्ट आपके जो पद है उसके हिसाब से, यानी कि 10,52,566 स्टूडेंट ने परीक्षा दी है, इसमें से पद है आपके 5,934। तो फाइनल रिजल्ट की बात करें तो एक सीट के लिए लगभग 178 कैंडिडेट में फाइट है, यानी कि टोटल आपके पोस्ट 5,934 है, तो एक सीट के लिए 178 कैंडिडेट में फाइट है। क्योंकि एग्जाम फॉर्म भरे गए तब ज़्यादा कंपटीशन था, उसमें से 7 लाख के करीब, 7.5 लाख के करीब स्टूडेंट ने एग्जाम ही नहीं दिया। तो अब कंपटीशन है वो 10,52,566 स्टूडेंट में रह गया। तो पर सीट कितनी कैटेगरी में पदों के है उसके बारे में चर्चा करूंगा, और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन के बारे में भी चर्चा करूंगा कि आपका इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। क्योंकि आपने देखा होगा अधीनस्थ बोर्ड की हर भर्ती परीक्षा, जो भी परीक्षा 1 से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जाती है उनमें नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, और नॉर्मलाइजेशन का भी उनका एक फॉर्मूला होता है, ज़्यादा नहीं होती, ये एक्यूरेसी नहीं देखते हैं। हालांकि फॉर्मूले से ये ऐसा करते हैं कि अगर कोई शिफ्ट ईजी है तो उसमें नंबर सभी स्टूडेंट के घटेंगे उस शिफ्ट में जिन्होंने एग्जाम दिया, और अगर किसी की शिफ्ट टफ है
तो उसमें नंबर बढ़ेंगे तो सभी स्टूडेंट के बराबर बढ़ते हैं। जबकि हालांकि नॉर्मलाइजेशन का तरीका होता है तो उसमें एक्यूरेसी भी देखी जाती है, ये भी दिखाई जाती है कि स्टूडेंट ने कितने गलत किए कितने सही किए, जिसने कम गलत किए ज़्यादा सही किए उसको बेनिफिट मिलता है, ये सब चीज़ें देखी जाती है। लेकिन अधीनस्थ बोर्ड एक फॉर्मूला होता है, वो कौन सा फॉर्मूला आगे मैं चर्चा करूंगा इसी वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। उस फॉर्मूले से बस यही डिसाइड करते हैं कि जो शिफ्ट टफ होती है उसमें नंबर बढ़ते हैं सभी के। अगर 10 नंबर बढ़े तो उस शिफ्ट के जितने भी स्टूडेंट ने एग्जाम दिया सभी के 10 नंबर बढ़ेंगे, और अगर शिफ्ट जो ईजी रही है उसके नंबर घटते हैं तो फिर उस शिफ्ट में जितने भी स्टूडेंट ने एग्जाम दिए उन सभी के बराबर रूप से नंबर घटते हैं। तो उससे पहले मैं आपको कैटेगरी वाइज पद बता देता हूं, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो मैं कल ही आपके लिए लेके आ सकता हूं। उसके लिए आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना होगा आपका एग्जाम कौन सी शिफ्ट में हुआ था, 150 में से कितने क्वेश्चन सही किए और कौन सी कैटेगरी से हैं। तो सबसे पहले पदों की बात करें नॉन टीएसपी में, तो नॉन टीएसपी में आपको मालूम है 5281 पद है। इसके लिए जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल के 1334 पद हैं। सामान्य महिला की बात करें तो 381 पद हैं। विधवा की बात करें तो 152 पद है, और परित्यक्ता की बात करें तो इसमें आपके 38 पद हैं। ये तो हो गया जनरल कैटेगरी की। अब बात करूंगा अनुसूचित जाति एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के 586 पद है, सामान्य महिला के 168 हैं, विधवा के 67 हैं, और परित्यक्ता के 16 पद हैं। इसके बाद बात करूंगा अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के 440 पद हैं, सामान्य महिला के 126 पद हैं, और विधवा के 50 पद हैं। इसके बाद आपकी मैं बात करूंगा अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी कैटेगरी की बात करूंगा। ओबीसी कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के 769 हैं, सामान्य महिला के 220 पद हैं, विधवा के 88 पद हैं, और परित्यक्ता के 21 पद हैं। इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा अति पिछड़ा वर्ग की। अति पिछड़ा वर्ग यानी कि एमबीसी कैटेगरी की बात करूंगा। तो एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं एमबीसी कैटेगरी में सामान्य कैटेगरी में 185 पद है, सामान्य महिला में 52 पद है, विधवा में 21 पद हैं, और परित्यक्ता में आपके 5 पद हैं। इसके बाद मैं बात करूंगा आपके आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी की बात करें तो इसमें 369 पद है, सामान्य महिला की बात करें तो 106 पद है, विधवा की बात करें तो 42 पद है, परित्यक्ता की बात करें तो 10 पद हैं। इसके बाद बात करूंगा 12 जिले की शहर या जनजाति की। तो इसमें आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के 17 पद हैं, सामान्य महिला के 5 पद हैं, विधवा का 1 पद है, और परित्यक्ता के लिए कोई भी पद नहीं है। ये तो आपके थे नॉन टीएसपी के। अब नॉन टीएसपी में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कैंडिडेट है, उनके कितने पद है। तो उसमें सबसे पहले बात करूंगा विशेष योग्यजन की। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। विशेष योग्यजन में आप देख सकते हैं स्पेशली बीएलवी कैटेगरी की बात करें तो इसमें 53 पद है, एचआई की बात करें तो इसमें भी 53 है, एलडीसीपी की बात करें तो इसमें भी आपके 53 पद हैं, और आईडी एमआई एसएलडी की बात करें तो इसमें आपके 52 पद है। कितने पद है? 52 पद है। इसके बाद मैं आपके जो नेक्स्ट बात करूंगा वो बात करूंगा भूतपूर्व सैनिक की। तो भूतपूर्व सैनिक में आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी की बात करें तो 239 पद हैं, एससी कैटेगरी की बात करें 105 पद है, एसटी कैटेगरी की बात करें 79 पद है, ओबीसी कैटेगरी में बात करें तो 138 पद है, और एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो 33 पद है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 66 पद है। इसके बाद उत्कृष्ट खिलाड़ी की बात करें तो उत्कृष्ट खिलाड़ी में आपके 105 पद हैं। ये आपका था रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की। अब बात करूंगा टीएसपी की। उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कर लीजिए। टीएसपी में आप सभी को मालूम है टोटल आपके 653 पद है। कितने हैं? 653, जिसमें से जनरल में कितने हैं, एससी में कितने हैं, एसटी में कितने हैं, उसके बारे में चर्चा करूंगा। जनरल में आप देख सकते हैं जनरल के 230 पद है, सामान्य महिला में 66 पद है, विधवा के 26 पद है, और परित्यक्ता में आपके 6 पद हैं। ये तो हुआ आपका जनरल कैटेगरी का। इसके बाद बात करूं एससी कैटेगरी यानी कि अनुसूचित जाति। तो एससी कैटेगरी में आप देख सकते हैं सामान्य कैटेगरी के 23 पद है, सामान्य महिला के 7 पद है, विधवा के 2 पद हैं। इसके बाद आपकी आती है अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के 206 पद है, सामान्य महिला के 59 पद है, विधवा के 23 पद है, और परित्यक्ता के 5 पद है। तो ये आपके थे कैटेगरी वाइज पदों का वर्गीकरण। पर सीट कॉम्पिटिशन कितना है डीबी के लिए, फाइनल रिजल्ट के लिए, उसके बारे में, और इस भर्ती परीक्षा में जो कॉम्पिटिशन अब कितना बचा है उसके बारे में चर्चा की है। अब मैं आपसे बात करूंगा नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला ये यूज करने वाले हैं वो कैसे यूज करेंगे, उसका उपयोग कैसे किया जाएगा, उसके बारे में चर्चा करूंगा। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये अभी जो आपको स्क्रीन पर एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा है यही है नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला, यानी कि अधीनस्थ बोर्ड जो भी भर्ती परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित करवाई जाती है उनमें नॉर्मलाइजेशन इसी फॉर्मूले से किया जाता है। और इसी फॉर्मूले के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि पशु परिचर में भी आपका इसी तरह से नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। फॉर्मूला आप देख सकते हैं SIJ = M + XIJ - MI/σi × सिग्मा। यहाँ पर जो सिग्मा आई और MI की वैल्यू है ये आपके हर शिफ्ट के स्टूडेंट के लिए अलग अलग होगी। यानी कि पशु परिचर भर्ती 6 शिफ्ट में हुआ था तो सभी शिफ्टों के लिए सिग्मा आई और MI की वैल्यू अलग अलग होगी, जबकि सिग्मा और M की जो वैल्यू है वो सभी के लिए सेम रहेगी, चाहे वो किसी भी शिफ्ट में आपका पेपर हुआ। क्योंकि इसका अर्थ क्या हुआ आप देख सकते हैं, M यानी मीन ऑफ कंबाइंड रो स्कोर।
सिग्मा का अर्थ होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कंबाइंड रो स्कोर, सभी का जोड़कर स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू वो होता है सिग्मा, और मीन ऑफ कंबाइंड रो स्कोर है वो होता है एम, यानी कि सभी का एक साथ। लेकिन जब एम आई की बात करें तो आपकी शिफ्ट का रो स्कोर कितना है उसके बारे में चर्चा की जाती है, और सिग्मा आई की बात करें तो आपकी शिफ्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन स्कोर क्या है उसके बारे में चर्चा की जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये किसी भर्ती परीक्षा का था जो कि एक से अधिक शिफ्टों में हुआ था, 4 शिफ्टों में हुआ था, तो चारों शिफ्टों के लिए आप देख सकते हैं एम आई और सिग्मा आई की वैल्यू अलग अलग दे रखी थी। इसी तरह आपका भी जब पशु परीक्षण भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाएगा डीवी के लिए, प्री डीवी रिजल्ट जारी किया जाएगा, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला यही दिया होगा, और उसमें आपके सिग्मा आई और एम आई 6 की 6 शिफ्टों के लिए अलग अलग वैल्यू दे रखी होगी, और एक्सआईजी में आपका जो स्कोर है वो आपको लिखना होता है। एक्सआईजी का स्कोर आपको कैसे निकालना होता है, स्कोर के लिए भी आपको मालूम है, फॉर्मूला इस बार नया है, क्योंकि पिछली बार ये जो पार्ट ऐड किया गया है 5 ऑप्शन को लेकर ये नहीं था, अब ये नया ऐड कर दिया गया है। तो पशु परीक्षण तो पहली बार हो रहा है, तो इसमें आपका यही फॉर्मूला रहने वाला है। इसमें RQ यानी राइट क्वेश्चन होता है, KF का अर्थ होता है की फैक्टर, जिसकी वैल्यू 1 आएगी, बाकी रिजल्ट आने पर इसकी वैल्यू भी चेंज हो सकती है, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन डिलीट हो जाता है तब आपके की फैक्टर की वैल्यू में अंतर आता है। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। आप देख सकते हैं की फैक्टर की फॉर्मूला होता है मैक्सिमम मार्क्स। अब आपने लिखा मैक्सिमम मार्क्स, 150 नंबर का पेपर था, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 क्वेश्चन थे, इनटू टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पर्टिकुलर सेक्शन, अब सेक्शन वाइज नहीं था पेपर में, डायरेक्ट अपन 150 ही लिखते हैं, अपॉन नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन। अब यहाँ फर्क आता है, अगर आपका रिजल्ट आने पर आपको पता चले कि आपका जो पेपर हुआ था, आपकी शिफ्ट में जो पेपर हुआ उसमें 1 क्वेश्चन डिलीट हुआ या 2, जितने भी क्वेश्चन डिलीट हुए, माना कि 3 क्वेश्चन डिलीट हुए तो वैलिड क्वेश्चन में आप 147 लिखोगे, अगर 1 क्वेश्चन डिलीट हुआ तो 149 लिखोगे, अगर एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ, फिलहाल मैं मान लेता हूँ एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ तो मैंने लिख लिया 150, तो यहाँ से तो की फैक्टर की वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर कोई क्वेश्चन डिलीट हो जाता है तो यहाँ 150 से जितने भी डिलीट हुए उसको माइनस कर देना, और जो पीछे बचे वो आपको लिखना होता है। तो इससे की फैक्टर की वैल्यू में अंतर आता है, इसलिए मैंने कहा रिजल्ट के समय आपके की फैक्टर वैल्यू में भी अंतर देखने को मिल सकता है अगर कोई क्वेश्चन डिलीट हुआ तो अब आपको की फैक्टर की वैल्यू जैसे कि अभी 1 आई है तो आपको लिखना है राइट क्वेश्चन। आपने मान लिया कि 120 सही की तो आपने 120 लिखा, की फैक्टर की वैल्यू 1 आई तो आपने 1 लिख लिया। रॉन्ग क्वेश्चन में आप लिख लिया, जैसे कि आपने मान लिया मैंने 18 गलत किए, 16 गलत किए तो आपने लिख लिया 16, की फैक्टर की वैल्यू 1 आई तो आपने 1 लिखा, अपॉन में 4, और माइनस में मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने नंबर का पेपर था, 150 का था, इनटू नॉट अटेम्प्ट, यानी कि ऐसे कितने क्वेश्चन जिसमें आपने एक भी गोला नहीं भरा। अगर आपने ई गोला भर दिया है तो वो आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट में माना जाएगा, नॉट अटेम्प्ट में वो क्वेश्चन माना जाता है जिसमें आपने एक भी गोला नहीं भरा। अब आपने मान लिया कि 12 ऐसे क्वेश्चन है जिसमें मैंने एक भी गोला नहीं भरा तो आपने लिख लिया 12, अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन थे 150 और इनटू आपने कर दिया 3। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आप देख सकते हो ये पार्ट हो जाएगा 120, इस माइनस 4 में ये कटेगा 4 बार, और माइनस 150 से ये कटा, 3 में 12 ये कटा 4 बार, 120 में से 8 गए पीछे बचे 100, ये 4 आया तो 4 4 8, 120 में से 8 के पीछे रहे 112, तो आपका आया स्कोर 112। अब नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला मैंने बताया था उसमें आपको एक्सआई की जगह 112 यहाँ पुट करनी होती है। अब ये फॉर्मूला आप तभी यूज कर पाओगे जब आपका रिजल्ट आएगा, क्योंकि अभी आपको सिर्फ एक्सआईजी की वैल्यू निकाल सकते हैं, सिग्मा आई क्या होने वाली है, एम क्या होने वाली है, सिग्मा क्या होने वाली है और एम आई क्या होने वाली है, ये तो जब रिजल्ट आएगा तभी हमें पता चलेगा, पहले हमें पता नहीं चलेगा। बस मैंने तो आपको ये बताया कि नॉर्मलाइजेशन आपका किस तरीके से किया जाएगा वो मैंने आपको बता दिया है। और कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि पशु परीक्षण भर्ती परीक्षा से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी तो आपको इस यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले बताया जाएगा। और मैं एक बात बता देता हूँ, अगर आपने सभी क्वेश्चन गोले अटेम्प्ट किए हैं तो ये आपका ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, इसलिए आप इसे सॉल्व भी नहीं करोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। बस इतने से फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हो, क्योंकि जब आप नॉट अटेम्प्ट में 0 लिखोगे तो किसी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका पूरा पार्ट ही 0 हो जाएगा। इसलिए अगर आपने 150 के 150 क्वेश्चन में गोले भरे हैं, चाहे वो 5वां भी गोला भरा हो तो भी वो अटेम्प्ट में काउंट होगा। अगर आपने 150 के 150 गोले भरे हैं तो आप अपना फॉर्मूला इतना ही यूज लीजिए, RQ इंटू KF माइनस WQ इंटू KF अपॉन 4। जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जिन कैंडिडेट को नॉर्मलाइजेशन के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है उन्हें ये मिल सकती है। और आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपका एग्जाम कौन सी शिफ्ट में था, आपने 150 में से कितने क्वेश्चन सही किए और कौन सी कैटेगरी के, जिससे कि कल मैं आपके इसी समय एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो भी लेके आ सकता हूँ।